आंखें चुंधियाए सिलाई करती हुस्ना ने बच्चों की भूख भूखी पुकार सुनकर मशीन एक तरफ रखी। सुबह की बची हुई डेढ़ रोटी चंगेर में निकाली, एक प्याज भी मिल ही गई थी। उसे बरीक बरीक काटा और रोटी को सुर्ख मिर्च का लेप देने ही वाली थी कि बेटी की पुकार पर मुड़ी। आज तो सालन के साथ रोटी दे दो अम्मा, रोज ही प्याज कुतर देती हो। दुआ कर तेरे अप्पा को आज दिहाड़ी मिल गई हो। रात सालन बनाऊंगी। हुस्ना ने बच्चों को रोज वाला लारा दिया। चल अम्मा, अंडा ही भून दे। बेटे ने भी फरमाइश की। तेरे बाबा का मुर्गी फार्म है क्या? अंडा मुफ्त मिलता है। अब उकता कर बोली। परिया की अम्मा रोज सुबह उसे उबला हुआ अंडा देती है खाने को। बेटी के लहजे में हसरत ही हसरत थी। अरे रोज अंडा कोई खाने की चीज है क्या? गर्म होता है उबला हुआ अंडा, अंदर गर्मी हो जाती है, आंखें पीली पड़ जाती हैं। हुस्ना ने बहलाया। कोई नहीं अम्मा, बड़ी बेटी ने मुंह बसोरा। आरायों की जैनब के हाथ से पैसे लिए आ सिलाई के, कल सूट जो सिलाई करके दिया है उसके अंडा बना देती हूँ। फिर हुस्ना ने बेटी को पुचकारा। वो आस की डोर थामे भागती हुई गई। चंद ही मिनटों में मायूस लौट आई कि वो कहती है सूट सही नहीं सिलाई किया, फिटिंग नहीं ठीक, गला पीछे को जाता है। हाँ के बैठ के ठीक करवाती हूँ, फिर दूंगी पैसे भी। चलो वो जो पैसे देगी उससे शाम को अंडा बना दूंगी, अभी खा लो। सारे लोग सालन के साथ रोटी खाते हैं और एक हम है, कभी प्याज तो कभी चीनी। आज वो प्याज भून देती हूँ। अम्मा ने अपलों को चूल्हे में डाला, तवा रखा, दो चार कतरे तेल डाला, सुर्ख मिर्च और कुतरी प्याज डालकर थोड़ा सा भुना। प्याज नरम हुई तो तवा नीचे उतारा। आधी आधी रोटी तीनों बच्चों को थमाई और अपनी बू के ऊपर ममता का भारी पत्थर रखा। बच्चे खुश हो गए। अफजल शाम को मायूस और खाली हाथ लौटा। दिहाड़ी मिली ही नहीं। 2 घंटे मजदूर मंडी में खड़ा रहा, फिर नंबरदारों के यहाँ चला गया, पर वहाँ भी कोई काम नहीं था करने को। 13वां महीना चल रहा है। अफजल चारपाई पर लेटा। हमारा तो सारा साल ही 13वां महीना रहता है। हुस्ना बुड़बुड़ाई। ऐसी लेट गए हैं, रोटी तो खा लें, जो काम ना करे उसका रोटी पे कोई हक नहीं। आंखों पे बाजू रखे अफजल बेहिसी से बोला, सारा दिन वेले रहो चाहे जुते रहो, पेट को उसकी क्या परवाह, तुमको खाना खाना चाहिए। हुस्ना शोहर को प्यार भरी नजरों से देखती नरमी से बोली, क्या पकाया था? उसका अंदाज मुजरमुल का सा था। सिलाई के पैसे आए थे, सोचा डबल खर्चा किया करना। सालन रोटी का जरा सा बैंगन मंगवाया था, प्याज मिर्च डालकर गूंद कर रोटी पका दी, साथ पुदीने की चटनी बनाई थी। अरे वाह, बच्चे तो खुश हो गए होंगे। अफजल ने स्ताइशी निगाहों से बीवी को देखा। गरीबों के बच्चे हैं, जरा सी चटनी से ही खुश हो गए। अमीरों के तो थे नहीं कि 10 खाने आ गए हों, तब भी नखरे। हुस्ना के लहजे में ना चाहते हुए भी उदासी उतरी। अच्छे दिन आएंगे, हौसला रखो, अफजल ने नवाला मुंह में रखते हुए कहा। दिन तो ये भी अच्छे हैं, बाकी मजदूर अमीर होने और मालिक बनने से तो रहे। हुस्ना कनात पसंदी से बोली। सोए हुए बच्चों पर प्यार भरी नजर डालकर दुआओं से नवाजा। चलती फिरती फूंके मारती बड़ी बेटी मुबीना पे रुकी। 8 साल उम्र हुई थी मगर अभी तक ढंग का सूट नसीब नहीं हुआ था। आधा पौना पेट भरता, बेशतर वक्त खाली ही रहता, जरूरत भी ना पूरी हो पाती थी। मुबीना की शादी तो मैं किसी अमीर शख्स से करूंगी, जिसका किचन अनव अकसाम के अनाज से भरा हो, पेट भर के खाना उसकी हर ज़रूरत पूरी हो, अधूरी कोई ख्वाहिश ना रहे। खुद उसना की ज़िंदगी तो घिसट घिसट कर गुजर रही थी। मुबीना की ज़िंदगी बेहतरीन चले, उसकी शादी करते उसने लड़के का चलता कारोबार देखा। लड़का खास खूबसूरत ना था, मगर दही और दही पकौड़ियों का कारोबार खूब चलता था। अपना जाती पक्का घर था। उसकी रुखसती के समय हुस्ना की सांस आसूदा हाल थी। कानों में झुमका डालती मुबीना ने ड्रेसिंग टेबल की शीशे से नजर आते शोहर को देखा। सफ़ेद कलफ लगे कुर्ता शलवार, सियाह पिशावरी चप्पल में वो बिल्कुल तैयार था। मगर और लोग नहाने से पहले भी शायद इतने कोजे ना हो जितना सरफराज तैयार होकर लग रहा था। रंग तो पक्का था ही, नैन नक्श भी फैले हुए थे। तकरीबात में मुबीना सरफराज के साथ ज़रा कम ही बैठती। हर देखती निगाह से तमस्खर उड़ाती हुई महसूस होती। दौलत कई एक दाग मिटा देती है पर बदसूरती नहीं। शोर कितना ही सुख देने वाला हो, जब उसकी तरफ देखने को जी ही ना चाहे तो सुख कहाँ महसूस होंगे। नंद की बेटी की शादी से वापसी पर वो अम्मी की तरफ चली आई।
माशाल्लाह सदके उसना तो उसे देखते निहाल हो गई। मुबीना की में गोद में उठाई उशवा माँ की गोद में डाली और ही लुटाने लगी। सरफराज नहीं आए। हुस्ना ने उशवा की बिलाई लेते हुए पूछा। मुबीना ने मुड़कर देखा। वो कह रहे हैं कुछ काम है, वापसी पर आता हूँ। अंस ने अंदर आते हुए बताया। क्या खाओ पियोगी? फिलहाल तो कुछ नहीं अम्मा, अपना कोई सूट दे दे, मैं चेंज करूंगी। मुबीना बेजारी से जूलरी उतारते हुए कह रही थी। अम्मा का सूट और भाई की चप्पल मेके की दो इंतहाई आरामदा अशिया। मुबीना पर सुकून थी। शाम अब्बा आए तो उसे देखकर खुश हो गए। मुबीना अब्बा से मिलते ही उदास हो गई। फटी एड़ियाँ, मैले कट्टे फटे, झुर्रियों ज़दा हाथ, फिर भी मुस्कुराता चेहरा। मुस्कुराहट भी ऐसी कि झुर्रियों की भूल भुलियों में गुम हो जाती। अब्बा मत किया करे मेहनत, अब ये उम्र है क्या मजदूरी की? अंस बड़ा हो गया है। सरफराज ने कभी मुझे मना नहीं किया आप लोगों पर खर्च करने से। अब्बा के बाजू से लेटी वो शिकवा कना थी। अरे तेरी माँ के अताब से बचने को जाता हूँ दिहाड़ी पे, वरना अंस की अगले महीने से नौकरी लग रही है। और सरफराज पराए बेटे का पैसा हम खुद पे क्यों खर्च करें भला? अम्मा पानी का गिलास लिए आईं। अब्बा ने नर्म सी मुस्कुराहट से गिलास थामा। मुबीना ने बावर दोनों को देखा। जिंदगी ने उन्हें सहल किया होता तो दोनों अपने वक्त के खूबसूरत तरीन और जाज़बे नज़र बुढ़ापा लिए होते। दोनों एक साथ बहुत जचते, पूरे एतमाद के साथ कहीं इकट्ठे जाते। और मुबीना कहीं भी जाना होता पहले कितनी बार तो सोचती, ना सोचती तो लोग एहसास दिलाते, पावर करवाते, जान को आ जाते। हुस्ना ने रिश्ता देते सरफराज का पैसा देखा बस। इन्फास कानों के अंतर निस्तर बन गए, गुस्से और दिल छलनी कर आते। हाँ भाई, अगर पैसा भी देखा और पैसा ही देखा तो क्या? जिंदगी मुबीना की, फैसला हुस्ना का, तुम लोगों को क्या? वो क्यों ना एतराज करें? ज़बानें जो सांप का रूप धारे कुंडली मारे मुंह के अंदर बैठी हैं, जहर अंडेलना और किसी की जिंदगी जहर करना फ़र्ज ख्याल करती हैं। जिंदगी में सब कुछ बातें नहीं होता, जहर भी कुछ होता है। और आजकल तो सब कुछ जहर ही होता है। शक्ल भी देखनी चाहिए और देख भी लेनी चाहिए। उशवा की शादी करते वक्त मैं मर्द की कमाई देखूंगी और शक्ल सूरत तो ज़रूर ही देखूंगी। मुबीना का आज़्म पुख्ता था। ज्वाइंट फैमिली में रहने का जितना अशवा को शौक था उतना ही उसके लिए वह बाल बनती जा रही थी। ऊपर से अदील का रवैया, ना किसी बेटे को देखता, ना महफिल गुस्सा आया नहीं और ज़बान फराटे भरती गुस्से का जहर निकालती जाती। गुस्सा सियाल बनकर उशवा के दिल को लबालब भर देता। अदील को गुस्सा ज़्यादा आता और जबकि अशवा दोनों बात को दिल में रखती। अदील को नॉर्मल होने में चंद मिनट दरकार होते जबकि अशवा को दिनों लगते। पहले वो अकेली थी, अदील को गुस्सा करने का जवाब कम मिलता था। मगर जब से जायशा आई थी कम बढ़ गए थे। यूँ लगता वक्त कम हो गया है, या तो वक्त पे चाय देनी नहीं और तो यख ठंडी। अदील ने कब पटखा था। उशवा बच्ची का फिटर बनाती घबरा कर पलटी थी। उसकी देवरानी ने मुस्कुराहट रुख बदल के छुपाई। अंदर आती सास ने तंजिया देखा। कप में निकाली ही थी कि दाइशा रोने लगी। तो उसे अंदर से उठा के लाई और कप टेबल पर रखा। आप भी थोड़ा लेट हो गए, सो ठंडी कहानियाँ मत सुनाने बैठ जाया करो। अदील ने उसकी बात काटी। और बना दूँ? कंधे पे हमकती बच्ची को थपकती उशवा शर्मिंदगी से बोली। बना दो और ऑफिस ले आओ। हेलमेट उठाकर वो घर से निकल गया। चिट्ठी आप चाय बनाए, मैं यूनी जाते आपको चाचू के ऑफिस छोड़ता जाऊंगा। काश ने भी मजाक बनाया। उशवा चुपचाप जायशा को उठाए अंदर आई, थपक कर सुलाया और सफाई करने बैठ गई कि अदील का एक ज़रा भी नज़र आ जाता तो उस्मान सर पर उठा लेता था। उसे लगता था कि वो ज़िंदगी गुजार नहीं रही बल्कि ज़िंदगी उसे भगा रही है। वो थकी हुई और भांपती हुई फिरती थी। बेड ग्राउंड पे कपड़ा फेरती और साइड टेबल की तरफ आई। उसकी और अदील की वलीमे की तस्वीर थी। वो बागौर देखने लगी। कितना खूबसूरत था अदील कि देखने वाले का दिल मोह लेता था और साथ रहने वाले का दिल साड़ के रख देता था। खूबसूरती का भी क्या फ़ायदा कि जिसे देखे महीनों बीत जाए, बातिन की स्याही जहर पे फिरी हुई हो। खुद अशवा के बाबा ज़रा भी खूबसूरत नहीं थे, मगर उसकी मामा को उन्होंने फूलों की सेज मुहैया की हुई थी। उसीला मर्द औरत की सारी खुशियाँ शरारतें रंग निकल जाता है और उसे बदरंगी बदमिजाज और अथवी बदल देता है। ऐसी औरतें कुदरती रोबोट होती हैं। जिंदगी में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। जो रिश्तों को मुकम्मल करता है और इंसानों को भी। मर्द को बड़ा ज़र्फ और हकमाना रवैया वदियत किया गया। औरत को बात मनवा लेने की ताकत, उनका दुरुस्त इस्तेमाल ही दर हकीकत मियाँ बीवी के रिश्ते को मुकम्मल करता है। बाकी तो सब आर्जी है।